So, welcome students. Welcome to today's session of Brainipedia. हम जैसे कि लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, राइट? रैपिड एमसीक्यू सीरीज। तो मैं हम क्या ट्राई कर रहे थे कि एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को जो है आप सारा सिलेबस गो थ्रू कर चुके हैं पॉलिटी का। कुछ की पॉइंट जो आपने गो थ्रू नहीं करे होंगे तो वो हमारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आप बिगनर हैं, राइट, तो आपके लिए डेप्थ एनालिसिस वाली जो सीरीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि उस सीरीज में क्या है, हम हर टॉपिक को एक डेप्थ में कवर कर रहे हैं। तो इवन अगर आपने हमारे सिलेबस को नहीं भी पढ़ा होगा, जो यूपीएससी का बेसिक सिलेबस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को एक डेप्थ वे में बताया गया है। तो उसके अंदर जो मेजर की पॉइंट्स होंगे उसको एक बहुत एनालिटिकल वे में वहां पे डिस्क्राइब किया गया, कि जब भी आप कभी उस सिलेबस को उस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके लिए एक इजी हो जाए कि भाई आ, आप एक इजी वे में उस चीज को कवर कर लो, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, राइट? तो लास्ट टाइम अराउंड 22 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, एंड आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें नेक्स्ट से करेंगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, प्रेसिडेंट एडवाइस, देन ऑटोनॉमी सुप्रीम कोर्ट, देन jurisdiction, देन वी हैव आल्सो डिस्कस द जुडिशियल रिव्यू पार्ट। ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ा था, कब स्टैब्लिश हुआ था, कैसे स्टैब्लिश हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है? कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो नंबर है उसको इंक्रीज कर सकता है। देन हाई कोर्ट, मतलब कि हमने देखा था कि कौन से कितने वो कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन मोर देन 3 स्टेट्स में है। हमने ऐसे 3 हाई कोर्ट्स की बात करी थी। फिर ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए थे, एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ गए थे। तो जो आज हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। आई होप मेरी वॉइस एंड ऑडियो दोनों ही, मतलब वॉइस वीडियो दोनों ही क्लियर होंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 से, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्चुअली कहता क्या है, पहले तो वो देखते हैं, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज also conferred on a high court? क्वेश्चन का बेसिक सा मतलब है कि भाई ऐसी कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट को भी है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें, पहले तो आंसर देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है पढ़ के, ठीक है? अभी इनको डिटेल देखते हैं, हल्की सी डिटेल देखेंगे, बिल्कुल माइन्यूट सी। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या एडवाइजरी पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, तो ये तो नहीं है। दूसरा, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलती है। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये तो वो है जो हाई कोर्ट के पास भी होती है, राइट? प्रोविजंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर होती है, राइट? तो हम जो इसका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। लास्ट ऑप्शन है पावर टू अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल लीव पेटिशन। ये जो स्पेशल लीव पेटिशन है ये भी हम जुरिसडिक्शन पावर्स में देखते हैं सुप्रीम की। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत क्यों है। जब हमने बात करी एडवाइजरी पावर की, तो ये जो हमारी एडवाइजरी पावर है ये हमारे आर्टिकल नंबर 143 के अंदर हमें देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के। ये कहता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है? कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर होगा या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, है ना? तो इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट है, इन सारे ही केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो ही सिर्फ एडवाइस कर सकता है, और सब कोई भी एंगेजमेंट हमारे हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है? सेकंड बात करते हैं पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है? ये जो है हमारी कौन सी आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 142 में हमें ये सेम स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है? कि भाई अगर कोई भी केस जो है पेंडिंग पड़ा है या फिर कोई भी कंप्लीट जस्टिस अभी तक इंश्योर नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आएगा,
ठीक है, और इसको जो है बेसिकली कंप्लीट करेगा, राइट। और ऐसी कोई भी पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आई गेस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है ये तो एग्जैक्टली पता ही है हमें कि भाई अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सिंपल मतलब हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो उसने प्रीवियस केसेस में अपने जजमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखना, राइट। कि अगर फ्यूचर कोई भी केस आता है तो उस वाले पर्टिकुलर केस का यूज किया जा सकता है, जो उस पर्टिकुलर केस में जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका यूज कर लेंगे एज अ रेफरेंस। तो जो सेम ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। और ये जो है मतलब अगर हाई कोर्ट का कोई प्रीवियस जजमेंट था, वो किसी भी नए केस में एज अ जजमेंट के लिए यूज किया गया, राइट। इसके अंदर सिर्फ यही फैक्ट था कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई भी केस आया था हाई कोर्ट के पास, इसको देखा ऐसे समझ। ये एक पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट के पाया, इसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। अब होगा क्या, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस था इसके ऊपर जजमेंट हो चुका है, अब सिमिलर केस आया, अब भाई इस रेफरेंस लेना था, ठीक है। लेकिन अब जो आपने इसका रेफरेंस लेके इस वाले केस में हियरिंग दी है, ये वाली जो हियरिंग है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी जा सके, सिर्फ यही फैक्ट था यहाँ पे। ये वाले जो केस की हियरिंग होगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में हो रहा है और हाई कोर्ट से वाली अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली जो हियरिंग है ये सुप्रीम कोर्ट में करी जा सकती है, राइट। तो आई होप क्लियर होगा कि सिर्फ यही डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन इसमें तो सिर्फ इतना पूछा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, तो हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। आगे मूव करते हैं, पावर टू अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल लीव पेटिशन। जब हम स्पेशल लीव पेटिशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऑथोराइज है इसके लिए, हाई कोर्ट ऑथोराइज नहीं है। और इसके अंदर जब हम स्पेशल लीव पेटिशन की बात करी थी तो इसमें दो एक्सेप्शन थे हमारे पास। सबसे पहले तो हमने मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को देखा था, मतलब मिलिट्री कोर्ट से अगर कुछ भी आएगा तो वो इसमें अंडरटेक नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड देखा था। तो ये हमारी स्पेशल लीव पेटिशन रिलेटेड बात होगी, है ना। हमारा आंसर कैसे आया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अब आई गेस क्लियर होगा सभी को। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू रिव्यू पेटिशन इन दी सुप्रीम कोर्ट कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो भाई देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट मेंशन है, हमें ये आता नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। आपको क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की पावर दे रखी है। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा आर्टिकल 137 यहाँ पे डील करता है। जब हम आर्टिकल 137 की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है या फिर अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ नैरो ग्राउंड्स होंगे, बहुत माइन्यूट से ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। तब इसका बेसिक एम यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से गलती से कोई एरर हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट गलती से कोई गलत डिसीजन अगर इम्पोज कर भी रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है उसको रिव्यू करने की पावर मिले ताकि वो उसको करेक्ट कर पाए, ठीक है। दूसरा, ओनली पार्टीज टू अ केस कैन सीक अ रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर। ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा कि भाई खाली जो पार्टीज उस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हैं वही उस जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा तो भी नहीं है। इस पर अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें, यहाँ पे जितना भी रेफरेंस हम लेंगे वो सिविल प्रोसीजर कोड के लेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के बेसिक रूल्स हैं उनका रेफरेंस लेके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है a review petition has to be filled within 30 days of the date of judgment or order। ये बात भी बिल्कुल सही है। रिव्यू पिटीशन अगर हम बात करें जो 1996 में रूल फ्रेम करे गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें यही था कि रिव्यू पिटीशन आप फाइल जरूर कर सकते हो, लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कितने डेज का,
30 डेज का। अब ये जरूरी नहीं है, काफी बार ऐसा हो जाएगा कि जो रिव्यू पिटीशन है, मान लो आपके पास कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि भाई आप रिव्यू पिटीशन को फाइल नहीं कर पाए, राइट? तो क्या ये बियॉन्ड 30 डेज एक्सटेंड नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है उस डिले का, अगर आप स्ट्रांगली जस्टिफाई करो कि हाँ, ये पर्टिकुलर रीजन रहा है मेरे डिले का, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 डेज। लेकिन हाँ, रिव्यू पिटीशन जनरली 30 डेज के अंदर ही हमें फाइल करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 3। कैसे? आर्टिकल 137 का रेफरेंस लिया, कैसे हमने यहाँ पे जो रेफ लिया वो सिविल प्रोसीजर कोड का और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का लिया, और ये तो रिव्यू पिटीशन की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हमें 1996 में जो रूल फ्रेम्स करे गए थे उनके बिहाफ पे हमें देखने को मिलती है। आई गेस दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देखा 1 एंड 3, तो हो जाएगा सी ऑप्शन 1 एंड 3, क्योंकि यहीं पे हमें 1 एंड 3 देखना को मिला है। अच्छा, ये जो पहले एनिमेशन वाली ट्रिक थी, मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये पहले तो काफी यूजफुल थी, हम इसको बहुत आसानी से यूज कर लेते थे। आप, मैं, कोई भी हो, तो पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ रहा है, सारे यूज कर रहे थे। लेकिन अब क्या, अब उन ऑप्शंस आने लग गए हैं ऐसे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या नन ऑफ अबव। ठीक है, अब क्योंकि हमारे इसमें दो ऑप्शन ही सही थे, ठीक, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब भाई ये ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर हमें नहीं भी पता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बट फॉर द टाइम बीइंग कोई भी ऑप्शन हमारा सही हो सकते हैं। चलो, टाइम वेस्ट मत करो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। चलो, बात आ गई अब कॉलेजियम सिस्टम की। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, ये आप लोग बताओ। कौन से जज केस में कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंप्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू अदर सीनियर मोस्ट ऑफ द कोर्ट। क्या ऐसा कहीं पर भी पढ़ा था हमने कि भाई कॉलेजियम में जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और दो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस कोर्ट के? देखो, ये वाली एट करंट की, एट प्रेजेंट की बात करी जाएगी इसमें, राइट? तो एट प्रेजेंट के लिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कॉलेजियम होगा उसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, राइट? अब आप लोग सेकंड जज केस को लाओगे, भाई सेकंड जज केस के बाद थर्ड जज केस भी तो आया 1998 में, थोड़ा उसको भी रेफर करो, राइट? और कॉलेजियम सिस्टम का जो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था वो सेकंड जज केस 1993 में हुआ था, ठीक है। 1993 में तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को लेके आए थे, लेकिन उसके बाद जब 1998 में थर्ड जज केस आया तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया, राइट? इतना क्लियर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी कुछ ऐसी। अब उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ध्यान इस इनकरेक्ट पे देना है यहाँ पे, करेक्ट नहीं पूछा है उसने, तो पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। ओके, दूसरा ऑप्शन, अ पर्सन पास्ड ओवर वंस बाय द कॉलेजियम कैन नॉट बी रिकंसीडर्ड अगेन फॉर द अपॉइंटमेंट इन द फ्यूचर। भाई, ऐसा कहाँ लिखा है? जो कॉलेजियम सिस्टम का प्रोविजन था उसके अंदर ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, भाई प्रॉपर सेट थे ही नहीं, प्रॉपर गाइडलाइंस थी ही नहीं। अब जब प्रॉपर गाइडलाइंस ही नहीं होंगी तो उसमें एक्ट कैसे करा जाएगा, राइट? तो पर्सन जो कॉलेजियम एक बार पास कर दे वो दोबारा से रीअपॉइंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे तो ये दोनों ही क्वेश्चन गलत हो गए। अगर हमारे दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं तो आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। नीदर 1 एंड 2 मत करके आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट कौन से हैं, राइट? क्योंकि करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में हो जाएगा नीदर 1 एंड बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड 2 नहीं करके आना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 26 कर रहे हैं वो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलो बात करते हैं, इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या ऐसा आपने पढ़ा है? ठीक है,
ये आपने कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों का मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। तो ये 2019 में जो जजमेंट आया था 5 जज बेंच का आरटीआई के ऊपर, उसमें ये क्लैरिक करा गया था, राइट। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप 2019 का जो 5 जजेस बेंच का जजमेंट था उसको रेफर कर लेना यहाँ पे। अब इसने ऑप्शन में पूछा है करेक्ट कौन से हैं, तो हमारा वन तो करेक्ट है। सेकंड है द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मीटिंग्स डू नॉट कम अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग्स हैं वो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती हैं। और इसको इसीलिए करा गया था, इसको इसीलिए जो है साइड में करा गया था इन मीटिंग्स को, ताकि ये जो इंडिपेंडेंस नेचर है जुडिशरी मेंटेन रह पाए। भाई अगर कॉलेजियम में जो मीटिंग्स हो रही हैं तो वो अगर पब्लिक कर दी, ठीक है, अगर आपने उसको पब्लिक कर दिया तो इनडायरेक्टली होगा क्या कि भाई अंदर जो भी डिसीजंस चल रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो आप एक इंडिपेंडेंट वे में कोई डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो ये तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा तो दोनों गलत, नीचे वाले में देखा तो दोनों सही। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड टू। अच्छा जी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन आ गया फाइनली, है ना। बहुत लोगों का आता है कि भाई कोर्ट में जाएंगे कुछ भी बोलो, है ना, जज ने तो कहा है हम तो नहीं मान रहे उनका डिसीजन। इनडायरेक्टली वो है क्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बहुत मैटर्स में क्रिमिनल उसमें आता है, मतलब जो है इसको एज एन सिविल में नहीं लिया जाएगा, इसको एज ए क्राइम लिया जाएगा और ये क्रिमिनल टाइप्स में आ जाएगा, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ये आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, तो पहला है पब्लिशिंग आर्टिकल टू लोअर द ऑथोरिटी ऑफ अ कोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार्ट होने से पहले ही तो ये वाली बात करी हमने, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पब्लिशिंग आर्टिकल टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ओके, एग्जैक्टली। इसके अंदर काफी 3 पॉइंट्स मेंशन है। अब हम इसकी डिटेल एनालिसिस सीरीज लेके आएंगे तो मैं आपको तीनों पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको तीनों पॉइंट्स पता है। ठीक है, कि जब आप इंटरफेयर कर रहे हो उनके जिसमें, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहे हो, ये सारी चीजें। इन अ सिविल कॉन्टेम्प्ट अ गिल्टी पर्सन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक सिविल क्राइम कर रहे हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। अच्छा, सिंपल सा तरीका है इसका। आप किसी के फ्लैट में रह रहे हो, ठीक है, आप क्या है, आप ज्यादा तेज बन रहे हो, आपके पास उसका एग्रीमेंट है, आपने उसका स्टे ऑर्डर ले लिया। फिलहाल उसको जब स्टार्टिंग ओपनिंग होगी तो वो एज ए सिविल मैटर्स में कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो इसमें कहाँ लिखा है कि भाई इम्प्रीज नहीं होगा? इम्प्रीजमेंट बिल्कुल हो सकते हैं आपको। तो आपका ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, मतलब कि आपको जहां जहां टू देखने को मिल रहा है उसको काट दो। ठीक है, अब बचे हमारे पास 50-50 की लाइफ लाइन, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी, कोई सा भी सही हो सकता है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। अरे भाई अभी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंसेस देखे, तो ये जो पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये हाई कोर्ट के पास भी है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी है। तो हमारा ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत एंड ऑप्शन 3 भी गलत। तो हमारा बचा क्या, वन एंड ओनली। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और क्वेश्चन की डिमांड को कैसे टैकल करना था आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एमओपी से रिलेटेड। ठीक है, एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। सबसे पहले हल्का सी भाई हल्की सी डेफिनेशन ले रहे हैं, वो ज्यादा डेप्थ में नहीं देख रहे हैं। छोटी सी डेफिनेशन, जो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, एमओपी, ये एग्जैक्टली है क्या? कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट किन लोगों के बीच में? जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब पढ़ें इसके सेंटेंसेस जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं।
ठीक है। ओके, तो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। अरे यही तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, हमने तो आंसर ही बता दिया। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ब्रो, ये जो है ये जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का ही एग्रीमेंट है। और किसके बेसिस पे? भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस वगैरह जो अपॉइंट करे जाते हैं, इनको अपॉइंट करने के बीच में। तो याद रखना, अगर आपको नहीं पता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, तो ये क्या था। और मेमोरेंडम, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल दे ही देता हूँ कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ये कैसे स्टैंडर्डाइज हुआ था। आई होप, पहली सबसे पहली बात तो मैं यही होप करूँ आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो ये थ्री सुप्रीम कोर्ट जो ये जो फर्स्ट जज केस हुआ, सेकंड जज केस हुआ और थर्ड जज केस हुआ, 1981, 1993 और फिर 1998, ये जो तीनों जज केसेस हुए ना, इन तीनों जज केसेस में कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ, वो सारी बात करी गई है इसमें। मतलब उसके हिसाब से ये एमओपी सेट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पॉइंट है, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, तो सेकंड ओनली। ब्रो नहीं, हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है, अब सब में सेकंड, अच्छा सी में सेकंड नहीं है, अरे फिर से हमारे पास 50-50 लाइफ लाइन आ गई। अच्छा सेकंड तो हमारा इसमें भी नहीं है। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन ही तो सही है। अभी तो हम सेकंड पे आए ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, करेक्ट ही पूछा आपने। The government is bound to notify the appointments if the collegium reiterates its decision in second instance. What do you think? भाई गवर्नमेंट क्या बाउंड है अपॉइंटमेंट को नोटिफाई करने के लिए अगर कॉलेजियम अपने डिसीजन को वापस रिट्रेट कर दे? बिल्कुल। अगर कॉलेजियम अपने डिसीजन को रिट्रेट करता है तो एमओपी के अंडर ये मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट को उस नोटिफिकेशन को बाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मान लो सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, नेम क्लैरिफाई कर दिया, इस पर्सन को क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैं तो इसको अपॉइंट करूंगा एज अ जज। ठीक है जी। और जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, या तो गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी कि हाँ ये जो पर्सन है इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, आज से ये जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। या फिर इसको रिट्रेस बैक करेगी कि भाई आप अपने डिसीजन को वापस देखो। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, इससे ये एडिशनल इन्फो ले सकती है इसके बिहाफ पे कि भाई आपने वापस क्यों करा। ठीक है, या तो अगर वो एडिशनल इन्फो सुप्रीम कोर्ट को सही लगते हैं, ठीक है, तो वो या तो इसको रिट्रेट कर देगी, वापस भेज देगी, या फिर इसको रिजेक्ट कर देगी, वो सॉरी, या फिर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये पर्सन कैपेबल नहीं है, छोड़ो। ये प्रोसेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमारा वन भी सही है, टू भी सही है। इसमें तो वन है ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों में हमारे वन है, तो वन है टू भी है, इसमें टू नहीं है। अब हमारे पास फिर से 50-50 लाइफ टाइम बची। सही है। इट स्पेसिफाइज अ टाइम फ्रेम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ऑन अ कॉलेजियम डिसीजन। अच्छा, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट में इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं, इतनी वैकेंट सीट्स हमें देखने को मिलती है, इसके पीछे का रीजन यही तो है, टाइम फ्रेम। भाई गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, फिक्स टाइम फ्रेम ही नहीं था। लेकिन लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई करा है कि एक फिक्स टाइमलाइन सेट कर दी जाए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। स्पेसिफाइज नहीं करा है, एमओपी के अंदर मेंशन नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एमओपी की, तो एमओपी में ये मेंशन नहीं है। क्वेश्चन हमारे एमओपी से रिलेटेड ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एमओपी मेंशन नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट्स में ये क्लैरिफाई करा है कि देयर शुड बी अ फिक्स टाइमलाइन, तो ये तब सही होता है। लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 ओनली। आई गेस चारों पांचों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आगे मूव करते हैं। अब ये किससे रिलेटेड है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, चलो, अब आप जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, तो उसका टेन्योर और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड चीजें बता दो। ठीक है जी। द पर्सन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
भाई प्रेसिडेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, प्रेसिडेंट ने तो अपॉइंटमेंट कर दी, छुट्टी। प्रेसिडेंट को तो अपॉइंटमेंट करनी थी, उसके बाद नहीं उसे मतलब है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और उसने पूछा क्या है हमसे, वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा है, हमारा वन तो ऑप्शन में होगा होगा। His or her salary is charged upon CFI, Consolidated Fund of India। भाई ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही तो चार्ज होती है, तो ये तो बहुत क्वेश्चन था। थर्ड तो हमारा सही हो गया। तो जहां जहां थर्ड देखने को मिले वो काट दो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो इनकरेक्ट वाली बात आ गई। हिज और हर privileges and allowances are decided by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिस्क्राइब करती है। अलाउंसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको भी काट दो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप 5-6 क्वेश्चन जितने भी हम कर पाए इस टाइम फ्रेम के अंदर, आप लोगों को सारे समझ में आए होंगे। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं था, 20-25 मिनट्स का ही था। तो आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। हम लोग कैसे क्या प्रोसीड कर रहे हैं कैसे, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर कोई भी क्वेरी होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और ब्रेनीपीडिया स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हम इस जैसा कंटेंट डेली देखते रहें, क्योंकि अभी तो हमारी रैपिड पीवाई की सीरीज काफी लंबी है, डेप्थ एनालिसिस सीरीज भी और काफी प्लान्ड है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।